नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की बात करने वाले हैं उस विषय का संबंध जुड़ता है भूकंप से। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में देखें तो अभी नेपाल, तिब्बत और कुछ भारत के हिस्सों में बड़े स्तर के देखें तो भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके काफ़ी प्रभाव भी देखने को मिले और इसी कारण से आज के एपिसोड में हम इस विषय की चर्चा करने वाले हैं। आज का जो केंद्रीय विषय है वो ये है कि आखिर क्यों ग्रेट हिमालय बना टाइम बम। इसके अलावा नेपाल, तिब्बत में ही क्यों अक्सर भूकंप आते हैं। तो ये विषय हैं जिन पर हम डिटेल से आज चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी इनसे जुड़े हुए अहम पहलू होंगे, जैसे प्लेट क्या होता है, भूकंप क्या होता है, भूकंप और उससे जुड़ी हुई जो सावधानियां हैं वो क्या हो सकती हैं, और अन्य जो संबंधित पहलू हैं उन पर हम डिटेल रूप से चर्चा करने वाले हैं। चलिए, विषय है ग्रेट हिमालय कैसे बना टाइम बम और अक्सर नेपाल और तिब्बत में ही क्यों आते हैं बड़ी मात्रा में भूकंप के झटके या भूकंप। तो देखिए, चर्चा में विषय क्यों था? क्योंकि मंगलवार को आए तेज भूकंप ने तिब्बत में बड़े स्तर पर देखें तो जन धन की क्षति पहुंचाई है और इस कारण से एक बार फिर जो भूकंप है ये चिंता का सबब बना हुआ है। भूकंप के कारण देखें तो अब तक 100 से अधिक लोगों के हताहत होने की खबर है और इस भूकंप को भारत, नेपाल, भूटान समेत कई सारे देशों में महसूस किया गया है। चीन के कब्जे वाले तिब्बत में देखें तो बड़े स्तर पे मंगलवार को सुबह 7.1 इंटेंसिटी का, तीव्रता का एक बड़ा भूकंप वहाँ महसूस किया गया। वहाँ एक तरह से धरती हिल गई और इस भूकंप में अकेले देखें तो तिब्बत में 100 से अधिक जो लोग हैं उनके हताहत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस कारण से देखें तो खास तौर पे ये विषय चर्चा में है। 1 घंटे के भीतर आए लगभग 9 जो भूकंप के झटके हैं उन्होंने तिब्बत में बड़े स्तर पर विनाश किया। नेपाल, भारत, भूटान और चीन के जो लोग हैं, जिन क्षेत्रों में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहाँ के लोग डरे हुए हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे शक्तिशाली भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल तिब्बत की सीमा के पास देखने को मिला। इसके अलावा चीनी सरकारी प्रसारक सीसीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भूकंप का जो केंद्र है उसके पास स्थित जो डिग्री काउंटी है वहां पर कई सारी जो इमारतें हैं वो एक तरह से मलबे में तब्दील हो गई हैं और इस कारण से ये जो पूरा घटनाक्रम है ये खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। यही नहीं, चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार अगर हम बात करें तो पिछले 5 वर्षों के जो भूकंप हैं उनके आंकड़ों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े जो शहर सिगात्से है वहाँ के पास देखें तो बड़े स्तर पे कई सारे जो भूकंप हैं वो इस समय देखने को मिले हैं और उनमें अगर देखें तो अब तक इस वर्ष यानी अभी जो वर्ष बीता है लगभग 29 जो भूकंप हैं उनके झटके महसूस किए गए हैं। भारतीय और यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके टकराव से बने हिमालय क्षेत्र में जो भूकंपी गतिविधि है वो अक्सर देखने को मिलती है। तो इस विषय की भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपाल और तिब्बत के क्षेत्र में ही अक्सर भूकंप क्यों आते हैं। तो ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि नेपाल जो है ये दुनिया के सबसे सक्रिय जो भूकंपी क्षेत्र हैं उनमें आता है। इसके अलावा देखिए तो उस भूकंपी क्षेत्र में इसकी जो स्थिति है, भौगोलिक जो अवस्थिति है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है और यहाँ पर जो इस भूकंप के आने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स जो प्रतिवर्ष क्या है लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट को क्या कर रही है, धकेल रही है। और इस कारण से जो मूवमेंट होता है, जो भू संचलन होता है, जो हलचल है, ये न केवल हिमालय के पहाड़ों को क्या कर रहा है, ऊपर उठा रहा है, बल्कि पृथ्वी की जो सतह है उसके नीचे जो तनाव बल है उसको भी ये बढ़ा रहा है। और जब भी तनाव बढ़ता है और वो चट्टानों की जो प्रत्यास्था है, जो उसकी ताकत है, उससे जब ये अधिक हो जाता है तो यहाँ पर भूकंप
के झटके या भूकंप की उत्पत्ति देखने को मिलती है। और यही कारण है कि नेपाल और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पर अक्सर भूकंप से जुड़ी हुई घटनाएं देखने को मिलती हैं। नेपाल की ज़मीन के ऊपर की जो परत है वो अपेक्षाकृत अस्थिर चट्टानों से बनी हुई है, और इस कारण से जब भी वहाँ पर उस क्षेत्र में भूकंप के प्रभाव देखने को मिलते हैं तो इस कारण से वो जो चट्टानी संरचना है वो और अधिक कमज़ोर हो जाती है। और इस कारण से देखें तो नेपाल का जो काठमांडू शहर है वहाँ बड़े स्तर पे देखें तो जो मैन मेड जो एक्टिविटी चल रही है, जो मानव कृत्य चल रहे हैं, जैसे उच्च जनसंख्या घनत्व वहाँ का होना, बड़े स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, ऐसे जो मानवीय गतिविधियाँ हैं उस कारण से देखें तो नेपाल में अब जो भूकंप की घटनाएं हैं उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अब बढ़ चुकी है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो भूकंप है वो नेपाल और तिब्बत वाले क्षेत्र में या हिमालय के जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिक क्यों आते हैं। इस कारण से कहा जाता है कि जो हिमालयी क्षेत्र है वो एक तरह से अब टाइम बम बन चुका है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि हमने बताया कि जो इंडियन प्लेट है, आप देख सकते हैं कि जो ये है इंडियन प्लेट है और ये क्या कर रही है, ये यूरेशियन प्लेट को प्रतिवर्ष क्या कर रही है, धकेल रही है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो दोनों अगर प्लेटों की तुलना करें तो अपेक्षाकृत यहाँ पर जो इंडियन प्लेट है इसका जो घनत्व है वो यूरेशियन प्लेट से अधिक है। तो यहाँ पर इस प्लेट का क्षेपण हो रहा है। थोड़ा सा प्लेट की जानकारी आपको होनी चाहिए। प्लेट किसे कहते हैं, तो देखिए प्लेट की अगर हम बात करें तो प्लेट और कुछ नहीं है, स्थलमंड के जो गतिशील भाग होते हैं। सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे कि जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना को आप देखेंगे तो 3 भागों में बांटा जाता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो है सबसे ऊपर का जो भूपर्पटी है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। तो जो क्रस्ट है और जो मेंटल का ऊपरी सतह है, उन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो उसे ही प्लेट कहा जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो इस शब्द का जो प्रयोग है वो टूजो विल्सन ने 1968 में किया था। कब किया था, तो टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द की जो यूज्ड है इसे पहली बार किया था। उसके बाद देखें तो इनके बाद 1968 में एक और बड़े ही फेमस ज्योग्राफर थे, अमेरिकी भूवैज्ञानिक भी थे, इनका नाम था W.J. मॉर्गन। इन्होंने प्लेट जो विवर्तनिकी है उस सिद्धांत की व्याख्या की। उसके अनुसार देखें तो सामान्यतः पूरे इस पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे तो कुल 7 प्लेटें हैं। जैसे इनके नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। इधर से आप देखेंगे तो यूरेशियन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, इसके अलावा देखेंगे तो प्रशांत प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और अंटार्कटिका प्लेट है। तो इस तरह से जो बड़ी प्लेटें हैं उनकी संख्या 7 मानी जाती है। और इसके अलावा भी कई सारी छोटी प्लेटें हैं जिनकी संख्या को लेकर देखें तो एक तरह से एक मत नहीं है। इसके अलावा देखिए सन 1912 में जो जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर हैं उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसके तहत जो महाद्वीप हैं इनके प्रवाह से संबंधित जो भी सिद्धांत है उन्होंने यहाँ पर दिया था, जिसके तहत इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। इसके अलावा 1930 में देखें तो जे एक आर्थर होम्स नाम के एक ज्योग्राफर हैं, उन्होंने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसके अनुसार देखें तो पृथ्वी के सतह के नीचे जब हम जाते हैं, जैसे जैसे गहराई में वृद्धि होती है, जो तापमान है, टेम्परेचर है वो बढ़ता है, जो दाब है वो बढ़ता है और अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी मात्रा बढ़ने के कारण तापमान इतना अधिक होता है कि वहाँ पर संवहनी तरंगों की उत्पत्ति होती है। और कहीं ना कहीं ये जो संवहनी तरंगें हैं ये धीरे धीरे ऊपर उठती हैं और इसी कारण से कहीं ना कहीं जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के कह सकते हैं कि पैरेलल और उनकी दिशा में, और कह सकते हैं एक दूसरे से दूर, कह सकते हैं कि इनमें मूवमेंट होता है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से जो कारण हमने बताया कि जो नेपाल है, तिब्बत है, जो हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े स्तर पे जो भूकंप है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक तरह से जो नेपाल है ये क्या है, नेपाल की अगर हम बात करें तो ये भूकंप प्रवण क्षेत्र में आता है।
नेपाल मुख्य रूप से अपनी अद्वितीय जो भौगोलिक इसकी अवस्थिति है उस कारण से देखें तो कहीं न कहीं जो प्लेट टेक्टोनिक है उसके इंटरेक्शन के कारण ये पूरा जो भूकंप प्रवण क्षेत्र है यहाँ पर भूवैज्ञानिक जो कारक हैं वो कहीं न कहीं भूकंपीय गतिविधियों के होने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन जो ऊर्जा है एवं जो भू संसाधन संस्थान के निदेशक और लखनऊ विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं ध्रुव सेन सिंह, इनका ये कहना है कि नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है जिसका गठन भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच चल रहे जो मूवमेंट है जो संचलन है उसके परिणाम स्वरूप हुआ है। और भारतीय जो प्लेट है ये धीरे धीरे लेकिन लगातार उत्तर की ओर क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडियन प्लेट है ये क्या है कि लगातार उत्तर की ओर बढ़ रही है और ये यूरेशियन प्लेट से क्या है टकरा रही है और इस कारण से उसे लगातार ये धकेल रही है। और इस टेक्टोनिक जो टकराव है इसके परिणाम स्वरूप देखें तो अत्यधिक दबाव यहाँ पर उत्पन्न होता है जिससे पृथ्वी की जो परपटी है जो क्रस्ट है उसमें टेंशन उत्पन्न होता है, उसमें तनाव उत्पन्न होता है। यही नहीं, सेन का ये भी कहना था कि नेपाल के दक्षिण में अगर हम देखें तो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे एक तरह से गोता लगा रही है, उसके नीचे उसका सबडक्शन हो रहा है जिससे एक पूरा सबडक्शन जोन बन चुका है और इस प्रक्रिया को ही देखें तो सबडक्शन के रूप में जाना जाता है। और ये टेक्टोनिक तनाव को और पहले की अपेक्षा बढ़ा देता है और इसी कारण से इस पूरे क्षेत्र में अक्सर भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कारण हमने समझ लिया कि आखिर इस पूरे क्षेत्र में जो भूकंप हैं वो कैसे आते हैं, इनकी तीव्रता, इनकी जो इंटेंसिटी है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अधिक क्यों होती है। इसके अलावा देखिए भूकंपों की जो श्रृंखला है वो कैसे हुई, इस बार जो भूकंप आए हैं तो देखिए मंगलवार को शुरुआत में लगभग 7.1 तीव्रता का जो भूकंप है वो सुबह 6:35 चीन के जीजांग में देखने को मिला। उसके बाद 4.7, 4.9 तीव्रता के 2 झटके महसूस हुए जिससे क्षेत्र में और भी अशांति फैल गई। भूकंपों का जो प्रभाव है वो तिब्बत से कहीं आगे तक बढ़ते गया और इस तरह से देखें तो फिर ये क्या है कि भारत तक पहुंच गया। भारत के कई सारे क्षेत्र जैसे दिल्ली, एनसीआर, बिहार और असम, पश्चिम बंगाल और यूपी के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगातार भूकंप आने के बावजूद देखें तो हिमालयी जो क्षेत्र है ये अक्सर आपदा की तैयारी से जूझता रहा है। तो इस कारण से देखें तो इस क्षेत्र में बड़े स्तर की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के समाधान के लिए अगर हम बात करें तो लोगों के स्तर पे तो इसके लिए जागरूकता होनी चाहिए, बल्कि सरकार को भी इसके लिए व्यापक स्तर पे काम करना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मुख्य चुनौतियों में खराब तरीके से लागू किए गए जो बिल्डिंग कोड हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्व जो चेतावनी प्रणाली है उसकी कमी है। इसके अलावा भूकंप सुरक्षा के बारे में अपर्याप्त जो सार्वजनिक जागरूकता है वो एक महत्वपूर्ण कारण है। हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो नेपाल और तिब्बत ने कई घातक भूकंपों का सामना किया है। यही नहीं, 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी लगभग 7.8 इंटेंसिटी के भूकंप के कारण देखें तो 9,000 से भी अधिक मौतें हुई। और इसी तरह से तिब्बत ने कई महत्वपूर्ण भूकंपों का सामना किया है जिसमें देखें तो 2011 में आया जो 6.9 इंटेंसिटी का भूकंप है वो भी शामिल है जिसमें हम देखें तो 100 से अधिक लोगों की जानें गई थी। तो ये कुछ आंकड़े थे जो कहीं ना कहीं हमें चौंकाते हैं और इसके पीछे कारण क्या है उन पर हमने बात की। अब बात करें कुछ विशेषज्ञ जो हैं जो सुझाव दे रहे हैं जिस कारण से इस क्षेत्र में जो भूकंप है उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे जो भवन निर्माण की प्रक्रिया है उसके तहत सख्त नियम कोड लागू किए जाए, ये सुनिश्चित करना है कि बुनियादी ढांचा मजबूत भूकंपों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया हो। यानी एक तरह से देखें तो वो क्या है कि भूकंप रोधी भवन के लिए एक तरह से कोई कोड बने। इसके अलावा जो पूर्व चेतावनी प्रणाली है, आसन्न भूकंपीय गतिविधियों के बारे में जो रहने वाले लोग हैं उनको सचेत करने के लिए कोई सिस्टम विकसित होना चाहिए। इसके लिए देखें तो सार्वजनिक शिक्षा भी होनी चाहिए भूकंप के दौरान और उसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
यही नहीं, क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग की बात करें तो भूकंपीय जोखिमों के बेहतर प्रबंधन के लिए डेटा और विशेषज्ञता साझा करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों को प्रोत्साहित करना होगा। ये अब तक जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय है कि ये सारे जो पहल हैं, ये जो कदम हैं, ये उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा देखिए एक दो और प्रश्न हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं कि आखिर जो भूकंप है ये क्यों आते हैं। इससे पहले हमने चर्चा कर ली, लेकिन फिर एक बार देखते हैं। हमारी धरती की सतह पर देखें तो मुख्यतः 7 बड़ी और कई सारी छोटी बड़ी जो प्लेटें हैं, प्लेटें हमने पहले ही बताया कि प्लेट क्या होते हैं। तो स्थल मंडल के जो गतिशील भाग होते हैं, जो कि सामान्य तौर पे देखें तो क्रस्ट और अपर मेंटल के द्वारा निर्मित होते हैं, तो उन्हें हम प्लेट कहते हैं। तो ऐसे पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और कई सारी छोटी प्लेटें हैं। ये जो प्लेटें हैं ये लगातार देखें तो तैरती रहती हैं और कई बार आपस में क्या होती है, इनका टकराव हो जाता है। टकराने से कई बार जो प्लेट्स हैं उनके जो कोने हैं वो मुड़ जाते हैं, जिन्हें हम मार्जिन कहते हैं, सीमांत कहते हैं, और ज़्यादा दबाव पड़ने से ये जो प्लेट्स हैं ये टूटने लगती हैं और ऐसे में नीचे से निकली जो ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टरबेंस के कारण देखें तो भूकंप आते हैं। तो ये मूल कारण हमने देख लिया कि आखिर भूकंप क्यों आते हैं। इसके अलावा कितनी तबाही लाता है भूकंप, तो देखिए सामान्य तौर पर देखें तो अब अलग अलग स्केल हैं जिसके आधार पर भूकंप की जो तीव्रता है वो मापी जाती है। उसमें एक महत्वपूर्ण स्केल है रिक्टर स्केल, आमतौर पे सबसे अधिक प्रचलित है। जैसे अभी बताया गया कि 7 से अधिक तीव्रता का भूकंप आया था, तो इस तीव्रता के आधार पर ये देखा जा सकता है कि कितनी तीव्रता होगी तो उस कारण से कितने स्तर का विनाश होगा, कहाँ इसका प्रभाव होगा। तो देखिए रिक्टर स्केल पे दिखाया गया है कि 0 से लेकर 1.9 तीव्रता का अगर भूकंप है तो ये सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही इसका पता चलता है। इसके बाद देखिए अगर 2 से लेकर ये 3 के बीच में है तो इस तीव्रता के तहत हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इसके अलावा अगर 3 से लेकर 3.9 तक है तो कोई इसमें बड़े स्तर पे जैसे ट्रक है उसके नज़दीक से गुजर जाए ऐसा महसूस होता है। इसके अलावा देखिए अगर बात करें तीव्रता की तो 4 से लेकर 4.5 और 4.9 के बीच में जो खिड़कियां हैं वो टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे जो फ्रेम हैं वो गिर सकते हैं। ऐसे ही देखिए लगभग 6.9 तक अगर हम देखें तो कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की जो नींव है वो दरक सकती है, ऊपर की जो मंजिलें हैं उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन यहीं अगर 7 से लेकर 7.9 तीव्रता का भूकंप है तो ये काफ़ी खतरनाक होता है। इस तीव्रता के भूकंप में जो इमारतें हैं, जो मकान हैं वो गिर जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है। जैसा कि भुज में 2001 में हुआ था या नेपाल में 2015 में जो भूकंप आया था वो 7 से लेकर 7.9 तीव्रता का भूकंप था। इससे अगर अधिक तीव्रता है यानी कि 8 से लेकर 8.9 तीव्रता है तो इमारतों समेत बड़े जो पुल हैं वो भी गिर सकते हैं। सुनामी का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है और अगर 9 से ज़्यादा तीव्रता का भूकंप है तो ये तो पूरी तरह से देखें तो तबाही ही लाता है। सबसे ज़्यादा तबाही इसी तीव्रता वाले भूकंप की होती है। कोई जो मैदान है, मैदान में खड़ा हो तो धरती एक तरह से लहरती हुई दिखाई देती है। बड़ी सुनामी आने की संभावना रहती है। जैसे जापान में 2011 में जब वहाँ पर 9.1 की तीव्रता का भूकंप आया था तो इस प्रकार के प्रभाव वहाँ पर देखने को मिले थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में कई सारे भूकंप आए हैं जिनकी तीव्रता काफ़ी अधिक रही है। जैसे सितंबर 2011 में सिक्किम में आया था, 26 जनवरी 2001 में गुजरात में आया था जिसकी तीव्रता 7.7 थी, 2 मई 1997 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में आया था जिसकी तीव्रता 8.2 थी, और 30 सितंबर 1993 में देखें तो महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 6.3 थी। ऐसे ही 1991 में यूपी में ये भूकंप के झटके, उत्तरकाशी में 6.6 तीव्रता वाले जो भूकंप हैं उनके झटके महसूस किए गए और इस कारण से बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की सामने सूचना आई थी। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है सिस्मोग्राफ, ये अक्सर चर्चा में आता है। तो क्या होता है सिस्मोग्राफ? तो ये एक उपकरण है जो भूकंपी तरंगों के प्रति संवेदनशील होता है।
और भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापने में ये क्या करता है, मदद करता है। और इसे ही सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अलग अलग पैमाने हैं जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। जैसे बात करें तो राशि फोरेल स्केल है, मार्केली स्केल है, रिक्टर स्केल है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो रिक्टर स्केल है। जैसे अभी हमने बात किया कि जो भी तीव्रता हमने दर्शाई वो रिक्टर स्केल पे थी। समान भूकंपी तीव्रता वाले जो क्षेत्र हैं उनमें शामिल होने वाले रेखाओं को देखें तो आइसोसिस्मल रेखाएं कहा जाता है। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। और उन स्थानों से जुड़ने वाली रेखाएं जो एक ही समय में भूकंप के झटके का अनुभव करती हैं उन्हें होमोसिस्मल लाइंस कहते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारियां हैं, जैसे भूकंप आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो दोनों कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और मैन मेड भी कारण हो सकते हैं। जैसे भूकंप आने के जो कारण है ये प्राकृतिक घटना है और मानव जनित कारणों से भी ये घटना हो सकती है। अक्सर जो भूकंप है ये भूगर्भिक कारणों से आते हैं और भूकंप की जो भविष्यवाणी है और उसका जो प्रभाव है उसको हम इन्हीं के आधार पर वर्णित करते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो जो भूकंपी तरंगे हैं इनमें कई सारी तरंगे हैं। उनमें प्राथमिक तरंगे हैं, द्वितीयक तरंगे हैं, तृतीयक तरंगे हैं। इनके बारे में आपने भूगोल विषय में डिटेल से पढ़ा होगा। इसके अलावा देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय आता है जो हमें जानना चाहिए कि भारत में जो भूकंपी जोन है इनकी जो सूची है, तो पिछले भूकंपी इतिहास के आधार पर भारतीय जो मानक ब्यूरो है इसने देश को 4 भूकंपी जो जोन है उनमें बांटा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जोन आपको दर्शाए गए हैं कि जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 है, जोन 5 है। तो ये 4 कैटेगरी हैं जिनमें वर्गीकृत किया गया है। और इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी जोन में देखें तो जो जोन 5 है ये सबसे भूकंपी सक्रिय क्षेत्र है, जहां जोन सबसे जो 2 है ये सबसे कम सक्रिय क्षेत्र भूकंप के दृष्टिकोण से माना जाता है। जैसे यहाँ पर डिटेल में आपको दी गई है, इधर सिस्मिक जोन दिए गए हैं जहाँ पर जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जो जोन 2 है ये क्या कहता है कि कम तीव्रता वाला ये क्षेत्र होता है। जोन जो 3 है ये मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र होता है। जोन जो 4 होता है ये गंभीर तीव्रता वाला क्षेत्र होता है। और जोन 5 जो होता है वो बहुत ही गंभीर तीव्रता वाला क्षेत्र होता है। और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको इसकी जो इंटेंसिटी है उसका भी वर्णन किया गया है। जो जोन 2 होता है यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो 6 या उससे कम होती है। वही जो जोन 3 है यहाँ पर जो इंटेंसिटी रखी जाती है वो 7 रखी जाती है। जोन जो 4 है जो कि गंभीर तीव्रता वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो 8 रखी जाती है। और जोन जो 5 है तो ऐसे क्षेत्र जो कि बहुत ही गंभीर तीव्रता वाले क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है वो 9 या इससे अधिक होती है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत के कौन से क्षेत्र हैं जो किस जोन में आते हैं, जैसे जोन 5 में देखें तो पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ जो हिस्से हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के कच्छ के जो कुछ हिस्से हैं, उत्तर बिहार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो कुछ हिस्से हैं वो कहीं ना कहीं सबसे तीव्र कह सकते हैं कि भूकंप वाले क्षेत्र यानी कि जोन 5 में आते हैं। उसके बाद जोन 4 होता है जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग, केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उसके उत्तरी जो हिस्से हैं वो जोन 4 में शामिल है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल के जो कुछ क्षेत्र हैं, पंजाब, इसमें शामिल है। वहीं सबसे कम तीव्रता वाले क्षेत्र की बात करें जो जोन 2 है, तो इसमें क्या है कि देश के जो बाकी हमने 3 जोन देखें उसके अलावा जो क्षेत्र बचते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने डिटेल में देख लिया कि आखिर जो ये कहा जा रहा है कि जो हिमालय है, जो हिमालयी क्षेत्र है वो अब एक टाइम जोन बन चुका है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके अलावा ये भी कहा गया है कि नेपाल और तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र में ही अक्सर भूकंप क्यों आते हैं, इसकी व्याख्या हमने डिटेल से की, इसके कारणों पर हमने चर्चा की और इस विषय से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू थे उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।